नमस्कार योगी जी। दूरदर्शन के इस कॉन्क्लेव में जहां हम विमर्श करेंगे, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरा नाम चंद्र प्रकाश द्विवेदी, मूलतः अभिनय के जगत से आता हूं। और आज मेरे साथ श्री शंकर शरण जी हैं, जो प्रसिद्ध लेखक हैं। धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक चिंतन इनका विषय है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मेरी आपकी मुलाकात होगी, पर जिसके पहले हम लोग अपनी बात शुरू करें, मुझे मुंबई में किसी एक व्यक्ति ने कहा कि यदि कभी योगी जी पे बायोपिक बना तो वो भूमिका आपको मिलनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, शायद हम लोगों के बीच में कोई समानता है, इसीलिए आज मैं योगी जी से कुछ प्रश्न करने वाला हूं। इस देश के मन में एक सहज जिज्ञासा है। जब मैंने आपको पहली बार संसद में देखा था तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा था कि जिसने संसार छोड़ दिया है वो प्रशासन में क्यों है। एक सन्यासी से हम अपेक्षा नहीं करते कि वो प्रशासन में, शासन में क्यों है। तो मेरे जिज्ञासु मन ने मुझे अतीत में भेजा कि देखते हैं क्या भारत की ऐसी कोई परंपरा रहे जिसमें सन्यासी सक्रिय राजनीति में हो। तो सीधा मुझे एक उदाहरण मिला स्वामी विद्यारण्य का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिन्हें हम माधवाचार्य के नाम से भी जानते हैं। ये सन्यास में दीक्षित थे और सन्यास में दीक्षित होने के बाद राजनीति में आए। और ऐसे भी कई लोग हमें मिलते हैं जो सन्यास में दीक्षित नहीं थे लेकिन अपरिग्रही थे, भिक्षुओं की तरह उनका जीवन था। और इसलिए हिंदू परंपरा में तो इसके उदाहरण मिलते ही हैं, बौद्ध परंपरा में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। बौद्ध साहित्य में एक शब्द आता है भिक्षु गतिका, जिसकी गति भिक्षु जैसी हो। और उसके एक उदाहरण के तौर पर देश जिसे जानता है सम्राट अशोक, उसको बौद्ध साहित्य में भिक्षु गतिका कहा गया है, भिक्षु जैसा जीवन। तो एक भिक्षु को तो मैं जानता हूं जो दिल्ली में बैठते हैं, दूसरे भिक्षु और सन्यासी इस समय मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो आप में उन दोनों का योग है, जो एक दीक्षित सन्यासी भी है और भिक्षु भी है। और कई बार आज ही मेरे मन में प्रश्न आया कि हम वोट देने के अधिकार को मत व्यक्त करना भी कह सकते थे, ये मतदान क्यों कहा गया। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह होगा कि आप अपने समाज के लिए, देश के लिए समाज से क्या भिक्षा मांगेंगे। चंद्र प्रकाश जी, मैं सबसे पहले आपका और प्रोफेसर शंकर शरण जी का अपने गोरखपुर में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। गोरखपुर में डीडी कॉन्क्लेव हो रहा है, तो पूरे दूरदर्शन परिवार को मुझे लगता है फर्स्ट टाइम है जब देश के किसी इलेक्शन में दूरदर्शन इस प्रकार के कॉन्क्लेव आयोजित करके अधिक से अधिक लोगों तक लोकतंत्र के बारे में जानकारी देने और उसको पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो मैं इसके लिए अपने देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग जी को और पूरे दूरदर्शन परिवार को भी इस प्रकार के कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। अब तक के 4 चरण चुनाव के संपन्न हो चुके हैं, आधी से अधिक सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 5वें चरण का चुनाव कल होना है। और कल के चुनाव के साथ ही मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आगे रुझान लेकर के अब तक आगे बढ़ रही है। लेकिन जहां तक बात है चुनाव के इस दौरान
मैंने आपका एक सीरियल देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, चाणक्य। भारत की पूरी परंपरा हमेशा से लोक कल्याण के लिए संकल्प समर्पित रही है और हर अच्छे शुभ मांगलिक कार्यक्रम के पहले या लोक कल्याणकारी कार्य के पहले हम एक संकल्प लेते हैं और संकल्प इस बात का कि अमुक अमुक तिथि में अमुक अमुक ग्रह नक्षत्र हैं और मैं इस शुभ संकल्प को लेता हूं। उद्देश्य क्या कि मेरा जो एक काज होगा यह लोक कल्याण के लिए समर्पित होगा। वो ठीक है, व्यक्ति अपना घर बनाता है, लेकिन इस बात को लेकर के कि केवल मैं ही नहीं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, उसके पीछे भी उद्देश्य ही रहता है। लेकिन ये मायने क्यों बदला गया? देखिए, मुझे भी जब पहले चुनाव के लिए कहा गया तो मैं 1998 में पहला चुनाव लड़ा। मुझे उस समय तो चुनाव लड़ना अच्छा लगा, लेकिन एक साल के अंदर मैंने मना किया कि भाई मुझे अब इस चुनाव में नहीं लड़ना है। मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहा कि देखो, अगर चुनाव सत्ता लिप्सा और सत्ता लालसा के कारण प्रतिष्ठा के लिए लड़ना चाहते हो, हमारा निर्णय ठीक है, उससे अलग हट जाना। लेकिन अगर लोक कल्याण तुम्हारे मन में है और आत्म कल्याण से महत्वपूर्ण लोक कल्याण को देते हो, तो चुनौतियों से जूझने की एक ताकत विकसित करिए। कीचड़ में ही कमल खिलेगा। जहां चुनौतियां होंगी ही उन्हीं चुनौतियों में अवसर भी मिलेंगे, अपने आप को साबित करने का अवसर भी प्राप्त होगा। और तय कर लो। और मुझे भी लगा कि उन्होंने अगर मुझे इस बारे में कहा तो मैंने अगले दिन एक प्रश्न उनसे पूछा। मैंने कहा, आखिर सन्यास का पहला धर्म क्या? उन्होंने कहा, देखिए, सन्यास का पहला धर्म है सेवा। देखिए, कोई भी व्यक्ति सन्यास की दीक्षा लेता है तो वह सीधे माला जपने के लिए नहीं जाता। दीक्षा की पहली शर्त होती है सेवा। सेवा के पीछे का उद्देश्य होता है अपने अहंकार को तिलांजलि देना, उसको अहंकार को त्यागना। हम इसीलिए तो हवन करते हैं, व्यक्ति अपने हर प्रकार के अहंकार को वहां भस्म कर सके और परिपक्व होकर के आगे बढ़ सके। तो सन्यास का पहला धर्म उसी सेवा का है। मुझे लगा कि वास्तव में अगर मैं लिप्त हुए बगैर इस कार्य को आगे बढ़ाता हूं, हमें जाना चाहिए। और इसी लोक कल्याण के भाव के साथ गोरखपुर के सांसद के रूप में भी बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना झुके, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम लोग यहां पे आंदोलन करते थे, कार्य करते थे। गोरखपुर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी जाते थे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करते थे। और आज भी जब 5 साल होने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर सरकार के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और पार्टी ने जिस दिन से दायित्व दिया, बिना रुके, बिना झुके और बिना थके, बिना डिगे, इस कार्य को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, कुछ तो प्रदेश में परिवर्तन हुआ होगा। आप देखिए, दोनों बौद्धिक जगत से हैं। एक भारत की बौद्धिक संपदा पर एकाधिकार रखते हैं प्रोफेसर शंकर शरण जी, और आपने कला जगत को एक नई दिशा दी। ये दोनों आप लोग भी कुछ परिवर्तन देखते होंगे। देखिए, 2015-16 में देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने देश के अंदर मुख्यमंत्रियों की एक सर्वे किया था और सर्वे में पाया था कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है।
तो ये पाया था कि देश का सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री कोई है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ये 2015-16 का सर्वे है, देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका का है। और पिछले 5 सालों के अंदर देश के सबसे बड़े राज्य तमाम चुनौतियों के बावजूद इस राज्य के भी आप देश की प्रतिष्ठित पत्रिका के सर्वे को देखते होंगे, आज देश का सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इसलिए देखिए फर्क साफ है। उनके लिए सत्ता शोषण का माध्यम है, वर्चस्व, अत्याचार, माफिया राज, अराजकता पैदा करने का माध्यम रहा है। प्रदेश को ही, पूरे प्रदेश को परिवार न मान करके परिवार को ही प्रदेश मानने की प्रवृत्ति थी। परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग थे। और हमारे लिए लोग मुझसे पूछते हैं, और हमारे विपक्ष के मित्र बोल रहे थे, कल परसों ही बोल रहे थे कि इनको परिवार, इनका परिवार नहीं, इनको परिवार के बारे में क्या जानकारी होगी। मैंने कहा भी देखो, ये आपकी सोच हो सकती है, आपने तो अपने परिवार को ही पूरा प्रदेश मान लिया था, और फर्क यह है कि मैंने प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ही अपना परिवार माना। दोनों में यही अंतर है। और इसीलिए आप इस चुनाव को देख रहे होंगे, पिछले 25-30 सालों के उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप देखेंगे, राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, सत्ताधारी दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता है, मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी यूपी में नहीं दिख रही है। हर सभा में हजारों लाखों की संख्या में लोग आकर के सरकार को फॉलो कर रहे हैं, सरकार के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। और यह प्रदेश के अंदर बदले हुए प्रदेश में बोल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, कल 5वें चरण का चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। देखिए, हमें एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने भारत का जो संविधान दिया, उन्होंने उसे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और लिंग से ऊपर उठ करके सबको जोड़ने का काम किया। जो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास की बात की, वो भारत के संविधान की मूल आत्मा है। कोई भेद नहीं किया। याद करिए, इंग्लैंड में लोकतंत्र भारत से बहुत पहले आ गया था, लेकिन महिलाओं को मताधिकार भारत से बाद में मिला। भारत के अंदर पहले आम चुनाव से कोई भेदभाव नहीं, सबको, हर नागरिक को, वयस्क नागरिक को मताधिकार भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। लेकिन हमारा संविधान हमें अधिकार ही नहीं देता है, हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। इसलिए हमें अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए। मतदान इसलिए, अगर लगता है कि इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, अपराध मुक्त हुआ है, अराजकता से मुक्त हुआ है, विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन का समर्थन पाने का हकदार बनती है। जो लोग अराजकता के कारण थे, जो लोग भ्रष्टाचार के कारक थे, जिन लोगों ने परिवारवाद, जातिवाद और माफियावाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया था, मुझे लगता है कि अभी भी उन लोगों से उतनी ही दूरी होनी चाहिए, क्योंकि तात्कालिक रूप से चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए वे लोग अपना रूप और रंग बदल सकते हैं, अपने भाव और भाषा बदल सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा घोषित प्रत्याशी क्या हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, ये सभी चीज आप देख सकते हैं। हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा
और मैं इसीलिए कह सकता हूं, मतदान हमारे अधिकार के प्रति भी और हमारे कर्तव्य के प्रति भी हम सबको आग्रही बनाता है, और मैं उसी पवित्र भाव के साथ इसको लेता हूं। आपकी बात में बार बार जो शब्द आता है वो आता है लोक कल्याण, और यही हमारे समाज ने अपने देश के संत से, साधु से, भिक्षु से यही अपेक्षा रखी है। वही भारत के प्रथम सेवक जिसे हम कहते हैं, वही राजा से भी अपेक्षा रहती है। और भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर शब्द भिक्षु के लिए दिया है। भिक्षु कौन है? उन्होंने कहा है कल्याण मित्र, जो दूसरे का कल्याण चाहे और दूसरे के प्रति मित्रता पूर्वक व्यवहार करे। तो लोक कल्याण की बात आपने कही, तो क्या ये देश और ये समाज और खास तौर पर उत्तर प्रदेश ये अपेक्षा कर सकता है कि आने वाले कल में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ में कल्याण मित्र देखेगा? देखिए, आने वाले समय में नहीं, हमने बीते समय में भी यही काम किया है। 5 साल का हमारा कार्यकाल पूरा होने वाला है। अगले महीने 5 साल के हमारे कार्यकाल पूरे होंगे। 5 साल को अगर मैं देखूं तो लोक कल्याणकारी कार्यों के साथ कैसे सरकार ने अपने को जोड़ा है। 2017 के पहले देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपने स्तर पर तो कोई योजना नहीं चलाता था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में भी सबसे पीछे था, सबसे फिसड्डी था। किसी भी योजना में उत्तर प्रदेश नंबर यानी 15 से नीचे तो था ही नहीं। 15 के बाद उसकी नंबर आता था 15 से, और कुछ योजनाएं तय हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश का नंबर 36वें स्थान पे आता था। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ योजनाएं ऐसी थी जिसमें उत्तर प्रदेश 36वें नंबर पे था। जैसे महिला संबंधी अपराध में इतना अपराध था, इतनी अराजकता थी, इतनी गुंडागर्दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खुलवाए गरीबों के। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार उस समय थी क्या कहती थी? कहते सब अकाउंट खोलने से क्या लाभ होगा। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जब हर घर में शौचालय बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय की प्रदेश सरकार ने तब भी उंगली उठाई थी, कहा रे साहब ये तो गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, उन्होंने यूपी में लागू नहीं होने दिया। जब उज्ज्वला योजना में हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर भी जले, या कोई अपनी बेटी की शादी में रसोई गैस का सिलेंडर देना चाहता है, ये सुविधा उसको मिले, उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लागू नहीं होने दिया। या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों से जुड़े हुए हों, युवाओं से जुड़े हुए हों, महिलाओं के सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजना रही हो, बुजुर्गों के कल्याण से जुड़ी हुई योजना रही हो, गरीबों को राशन देने से जुड़ी हुई योजना रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको लागू नहीं होने दिया। आप आश्चर्य करेंगे, स्वास्थ्य के मामले में भारत सरकार मेडिकल कॉलेज देना चाहती थी यूपी में, यूपी ने नहीं लिया। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देना चाहती थी, नहीं लिया। मैं जब तो मार्च 2017 में आया तो मैं समीक्षा स्वास्थ्य विभाग की कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी कितने जिले हैं जहां पर आपके पास आईसीयू है? साहब 50 जिले ऐसे हैं। मैंने कहा काम करो, एक बात बताओ,
कि उत्तर प्रदेश में हम सड़कें अच्छी बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा ध्यान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के साथ ही सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, या खराब सड़कों के कारण भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और किसी भी दुर्घटना में गोल्डन आवर जो होता है उस व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए आपके पास कितनी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं? उन्होंने कहा साहब एक में नहीं, 75 जिले हैं, एक में नहीं। हमने कहा भी एक भी जिले में नहीं आ गए। तो मैंने कहा क्या होता है? साहब ऊपर वाला मालिक। तो मैंने कहा 70 वर्षों से ये कर रहे थे। जब भगवान को ही सब करना है तो तुम नमूने के रूप में यहां बैठे थे। तो मुझे बताया गया साहब भारत सरकार की एक स्कीम है, भारत सरकार उत्तर प्रदेश को 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देना, 200 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देना चाहती है। मैंने कहा यूपी को क्या करना है? कहा यूपी को केवल प्रस्ताव भेजना है। मैंने कहा देर क्यों कर रहे हैं? ऐसा पिछली सरकार ने कहा कि नहीं लेना है। हमने कहा आज ही जाए, स्पेशल मैसेंजर जाए और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मुझसे बातचीत करवा। अगले 15 दिन के अंदर वे सभी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यूपी को मिल गई। मैंने हर जिले में 75 जनपदों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देखिए 1947 से लेकर के 2012 तक 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। हम आज कितना बना रहे हैं? हमने पिछले 5 साल में 2 वर्ष तो कोविड प्रबंधन में हमारे लगे, तब भी 33 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग वर्तमान में या तो बना चुके हैं या बना रहे हैं। – 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी 18,000 गरीबों को मकान दी थी। हमने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दे दिया है। 43,50,000 गरीबों को 1,21,000 मजरे ऐसे थे या गांव ऐसे थे जहां बिजली पहुंची नहीं। हमने उसमें प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में सभी जगह बिजली पहुंचाई और 1,43,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए। ज्यादातर शहरों में आप आज जाके देख सकते हैं लटके हुए झूलते हुए तार नहीं दिखाई देंगे। इंटीग्रेटेड स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने इन सभी को अंडरग्राउंड कर दिया है। 1,67,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। 15 करोड़ गरीबों को वर्तमान में कोविड के दौरान पिछले 2 साल से महीने में 2 बार राशन की सुविधा उपलब्ध करा दी है, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी मिलकर। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे यूपी में कोई भूख से मौत नहीं होती। हर महामारी अपने साथ एक दूसरा जो उसका कॉम्प्लिकेशंस था वो था भूख से मौत। जितने लोग बीमारी से मरते थे उससे कई गुना लोग भूख से मरते थे। हमने मौत दर को न्यूनतम रखा थे। दुनिया के अंदर सबसे न्यूनतम मृत्यु दर यूपी की है। जो लोग जिन्होंने अपने को खोया है उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया। महामारी है, हम न्यूनतम मृत्यु दर को रखे, लेकिन भूख से किसी को हमने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने दी, सबको सुविधा दी। ये जितने भी कार्य हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र सबका साथ सबके विकास के साथ जोड़ करके लोक कल्याण के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उनके लिए परिवार ही प्रदेश था, हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। तो मैंने कहा इन लोगों को समझ में कब आएगा? ये समझ पाते तो संभवतः इस प्रकार की नादानी भरे शब्द नहीं कहते। क्या कहते हैं? कहते हैं साहब देश के जो संत परंपरा है, भिक्षुक परंपरा है, इनके वस्त्र ऐसे जैसे जंग लगे हुए, जंग लगा होता है। देखिए दृष्टि उनकी कहां है? उन्होंने प्रदेश को जंग लगाया, उनकी दृष्टि वही है।
और उनको मालूम जब जंग लगाए उसी जंग को उखाड़ने के लिए, हटाने के लिए हम लोगों को जनता भेजी है, क्योंकि ये वस्त्र अच्छी तरह उस जंग को उखाड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, और वह कार्य हम लोग कर रहे हैं। कहते हैं परिवार नहीं है इसलिए परिवार की पीड़ा क्या समझेंगे। हमने परिवार की पीड़ा ही नहीं समझी, उसका समाधान भी निकाला है। आज मैं कह सकता हूं मेरे उत्तर प्रदेश में कोई भूखों नहीं सोता, वो निवासी हो प्रवासी हो, सभी लोगों को राशन दिया जा रहा है। 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना आयुष्मान भारत की बीमा की योजना हम दे रहे हैं। आवास, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, यही लोक कल्याण का भाव है। और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु के भाव के साथ राज्य की व्यवस्था का संचालन हम लोग इसी रूप में करते हैं। आपने चूंकि भगवा रंग की बात की, इससे मुझे याद आया कि लोग कहते होंगे कि ये जंग का रंग हो सकता है, परंतु भारतीय मानस में भगवा हम सब जानते हैं ये त्याग का रंग है, डिटैचमेंट का रंग है। और चूंकि इस भगवे रंगों को लेकर मैंने बड़ी लंबी लड़ाई भी लड़ी थी एक समय, तो मुझे ये भी पता है कि राष्ट्रीय ध्वज समिति जो थी, जो आज़ादी के पहले बनी थी, उसने भी इस रंग का सम्मान करते हुए भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होना चाहिए था ऐसा प्रस्ताव रखा था। लेकिन चूंकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस इतिहास से परिचित नहीं है, इसलिए लोग ऐसा आपके बारे में कह सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात जो कही वो स्त्रियों की सुरक्षा की कही। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि किसी भी समाज को जानना हो वो कहाँ खड़ा है, उसकी क्या स्थिति है, तो मुझ जैसा व्यक्ति ये पूछता है कि मुझे आप अपने समाज की स्त्री की स्थिति बता दीजिए, मैं आपका समाज कहाँ खड़ा है वो मैं बता दूंगा। और जब भी हम स्त्री की बात करते हैं, आप जानते हैं कोई भी संघर्ष हो, कोई भी युद्ध हो, समाज में कहीं भी तनाव हो, उसका सीधा प्रभाव महिला पर आता है। वो परिवार की महिला हो सकती है, वो काम करने वाली महिला हो सकती है। और ये आपके विरोधी भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखा गया वो सुरक्षा का देखा गया। आज लोग निर्भय होकर घूम सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पर स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर जो आपने कार्य किया। और मैं ये इस अनुभव के आधार पर कहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मैं लगातार उत्तर प्रदेश में अपने काम के सिलसिले में आता रहा हूं, और इस बात को हम लोगों ने महसूस किया है। आपने एक घोषणा भी की कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, आपने उसके बारे में बताया। देखिए, विकास की सार्थकता की पहली शर्त है सुरक्षा, सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, लोक मंगल की पहली शर्त है सुरक्षा। और हम लोगों ने पहले दिन से, देखिए उत्तर प्रदेश की ये विडंबना रही है, इसलिए सरकारों ने उत्तर प्रदेश में 2 चीजों को बहुत तेजी के साथ पनपाया था, एक माफिया को और एक मच्छर को। ये माफिया इनके बेईमानी और भ्रष्टाचार का प्रतीक है, और ये मच्छर इससे पनपी गंदगी का प्रतीक है। ये चुनौती हमारे सामने थी। हमारी सरकार जब आई 2017 में, हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र था। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार काम करेगी। हमने दृढ़ निश्चित किया था कि हम लोग इसको लागू करेंगे। पहले ही दिन हमने प्रदेश के सभी 1535 थानों में एंटी रोमो स्क्वाड का गठन किया। आपने देखा होगा केंद्र सरकार की एक एक योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर मातृत्व वंदना, जननी सुरक्षा योजना से लेकर के स्वच्छ भारत मिशन, ये केवल एक हर परिवार को शौचालय देने का ही मिशन नहीं था, एक नारी गरिमा और उनकी सुरक्षा का भी प्रतीक है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर, ये माताओं और बहनों को कार्बन जनित बीमारियों से बचाने का एक बहुत बड़ा अभियान है, उनके स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा आधार बना। जनधन अकाउंट उनके स्वावलंबन का बहुत बड़ा आधार बना।
और वर्तमान में हम लोग यूपी में हम सफल क्यों? देखिए, पहला चुनाव है जिसमें सुरक्षा मुद्दा है। किसी राज्य का पहला चुनाव है जिसमें सुरक्षा मुद्दा बना हुआ है। कारण अलग अलग हो सकते हैं। पश्चिम में पेशेवर दंगाई और व्यापारियों को प्लान करने वाले माफिया हो सकते हैं, उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई। और लोगों ने देखा था जो सत्ता के अधिष्ठान पे चढ़ करके व्यापारियों को उत्पीड़न करते थे, बेटियों का स्कूल जाना रोकते थे, जबरन उठा के लेके चले जाते थे। जिस शहर में चाहो दंगा करा लो, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। उन माफियाओं को पश्चिम में जनता ने देखा ना, अपने गले में तख्ती लटका करके थानों के सामने जाकर के जान की भीख मांगते हुए देखा होगा कि साहब जान बकस दो, हम सब्जी बेच करके अपना पालन कर लेंगे, लेकिन अब किसी व्यापारी को प्लान नहीं करने देंगे, किसी बेटी को जबरन नहीं उठाएंगे, किसी सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जा नहीं करेंगे। अब आश्चर्य करेंगे, जिस दिन हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की, बहुत सारे माफिया ऐसे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे पास पूरे डाटा है, जहां पे उन लोगों ने कब्जाई गई जमीन को उस व्यक्ति को, किसी गरीब किसी व्यापारी की थी, तो उसको वापस किया, कहा भैया ये आप रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए, बस बहुत धन्यवाद। ताजुब कर रहे थे कि ये क्या हो गया। ऐसा किसी को शिकायत मत करना, बस ये आपकी है, हम कभी नहीं आएंगे इधर। ये परिवर्तन पूरे प्रदेश के अंदर हुआ। देखिए, मैंने पिछले वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद का दौरा किया, चुनाव के पहले भी। यद्यपि मैं लगातार जाता रहा हूं, मैं जानबूझ करके कैराना भी गया था। कैराना 2017 का इलेक्शन का एक मुद्दा था, क्योंकि कैराना जैसे कस्बे से, जैसे एक दर्जन कस्बों से व्यापारियों का प्लान हो गया, वो बंजर हो गया, एकदम खराब स्थिति थी। शाम को 6 बजते बजते वहां पे कर्फ्यू जैसा दृश्य हो जाता था, कोई घर नहीं जा पाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई कस्बा ऐसा नहीं था जहां बेटियां सुरक्षित रही हो। जिसके पास क्षमता थी उसने अपनी बेटी को प्रदेश के बाहर के दूसरे राज्यों में हॉस्टल में भर्ती कर दिया या रिश्तेदारों के यहां भेज दिया, और जिसके पास क्षमता नहीं थी उसने बेटियों का नाम स्कूल से कटवा दिया। 5 सालों में परिवर्तन। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर बेटी स्कूल जाती है, बेखौफ जाती है। मैं स्वयं गया था, मैंने 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी से किराना में पूछा, मैं उनके घर गया था, और 2015 में उस परिवार में 2 सदस्यों की सरेआम किराने में हत्या हुई थी, किराना कस्बे में हत्या हुई थी। तो मैं गया वहां, उस परिवार से मिला। वो परिवार उत्तर प्रदेश छोड़ के सूरत चला गया, वापस आया, अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता। तो मेरी जिज्ञासा हुई ऐसा क्या है। मैं गया वहां, मैंने उस परिवार से पूछा, मैं उस परिवार में ही गया, तो मैंने उस परिवार के साथ बैठा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या परिवर्तन आपको लगता है। उन्होंने कहा साहब अब यहाँ हमारे जो परिचित हैं वो सब कहते हैं बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए हम लोग वापस आकर अपना व्यवसाय यहीं शुरू करना चाहते हैं। 6वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा स्कूल पढ़ती हो कहाँ? मैंने कहा कहाँ? कहा यहीं स्कूल में नाम बताया। मैंने कहा भय तो नहीं लगता है? नहीं साहब ऐसे भय आता। देखिए वही किराना है, 25 साल के बाद पहला पेट्रोल पंप किराना में लगा है। आज वहां बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, और मुझे पता लगा कि कोर्ट ने किराना प्लान के लिए जिम्मेदार एक अपराधी को बेल दी थी। वो अपराधी बाहर आया, अगले दिन अपना बेल रिजेक्ट करके फिर अंदर चला गया। कहा साहब हम जेल में ठीक है, बाहर नहीं आना चाहते। आज आप चले जाइए ना, पश्चिम में मुद्दा है ये। आपने देखा होगा पहले चरण में माताओं ने, बहनों ने खूब जम करके वोटिंग की,
दूसरे चरण में उनकी वोटिंग को रोकने का प्रयास हुआ। उन्होंने परिवार, जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को और राज्य सरकार की सुरक्षा की नीतियों को स्वीकारा। उन्होंने कहा साहब सुरक्षा है तो सब कुछ है, हमें सुरक्षा मिला है और मध्य में हम आते हैं। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक हमारे मीडिया के मित्र जबरदस्ती उस महिला से पूछ रहे थे कि आप फलानी जाति के हैं तो आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आप फलानी मजहब के हैं तो आप नहीं देंगे। उसने कहा साहब क्या बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इस प्रकार का प्रश्न पूछने। सुबह सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं, तो जो सिलेंडर है मेरे घर में वो मोदी जी का तरह दिया गया। टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट भी मोदी जी ने दिया है। जिस घर के नीचे रात्रि को सोए हैं ये भी मोदी जी और योगी जी ने दिया है। घर में कोरोना कालखंड में जो राशन बनता है ना, ये भी उन्होंने दिया है। और राशन ही नहीं मिल रहा, अब नमक भी मिल रहा है। तो आप लोग नमक हराम हो सकते हैं, हम नमक हराम नहीं होगा। देखिए ये भाव, घर गृहस्थी की व्यवस्था कैसे चलनी है एक गृहिणी बता सकती है। वे लोग नहीं परिवार के बारे में बताएंगे जिन लोगों ने प्रदेश को शोषण किया है, जिन्होंने अराजकता फैलाई है, जिन्होंने अपने परिवार को ही प्रदेश मान लिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी परिवार का, महासचिव भी उसी परिवार का, सांसद भी उसी परिवार का, विधायक भी उसी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी होगा उसी परिवार का और प्रधान भी होगा उसी परिवार का। खानदान के बाहर जिसने सोचा ही नहीं, तो लोग क्या जान पाएंगे सबका साथ, सबके विकास का। उन लोगों से इसकी उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। और हम लोग भगवान बुद्ध के उसी भाव के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने एक अपने भिक्षुक के लिए, एक सन्यासी के लिए जो कहा, जो भारत की सन्यास की परंपरा हमें उपदेश देती है, हम उसी के साथ उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सारे कार्य चल रहे हैं। और अब तो आप इस बात को भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं, देखिए ये क्षेत्र भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। उनकी जन्मभूमि भी और उनकी महापरिनिर्वाण स्थली भी गोरखपुर से 90 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान बुद्ध ने ये कहा था अपदीपो भव, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद की योजना से प्रारंभ हो रहा है। यूनियन बजट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को स्थान मिलना और उसके प्रोत्साहन के लिए कार्य होना, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश आने वाले समय में विकास की किस यात्रा को तय करने वाला है अभी से बताता है। और मैं कह सकता हूं ये लड़ाई हमारी विकास, लोक कल्याण के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की पहले चरण में यानी उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश वासियों को पहचान के संकट से बचाया है। उत्तर प्रदेश का नागरिक इससे पहले कहीं बाहर जाता था। देखिए उत्तर प्रदेश, भगवान राम का जन्म यूपी में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म यूपी में हुआ, मां गंगा यमुना का संगम यूपी में है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की स्थितियां हैं, यानी भगवान विश्वनाथ धाम यहां पर हैं, भगवान बुद्ध यहां पैदा हुए, महावीर यहां पैदा हुए, संतों की, ऋषि मुनियों की, भागवत की भूमि यूपी है। स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ उत्तर प्रदेश रहा। उस उत्तर प्रदेश के सामने पिछले कुछ दशकों में जिन लोगों ने शासन किया उन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया। क्या बोलते थे यूपी के लोग, यानी यूपी में एक समय तो ऐसा भी आया था जब यूपी का नौजवान कहीं बाहर जाता था, कहां से, उत्तर प्रदेश से, होटल के कमरे बंद हो जाते थे।
धर्मशालाएं लोग नहीं देते थे, यूपी के नाम पे नहीं देते थे। हमारे नौजवानों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज मैं कह सकता हूं फिर से वो पहचान आई है। आज वो कह सकता यूपी से हो, ओ अयोध्या वाला यूपी, भगवान कृष्ण वाला यूपी, बुद्ध का नाम जुड़ता है, महावीर का नाम जुड़ता है, और अंततः लोग ये तो पूछ ही लेते हैं, अच्छा योगी जी वाला यूपी। ये तो परिवर्तन कुछ दिखा है ना। आप ये जो परिवर्तन है, ये पहचान का संकट समाप्त हुआ। अब उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाना है। आपके सामने हम लोगों की चुनौती ये होती है कि जब आप जैसा वक्ता हो तो प्रश्न पूछने के पहले ही बहुत सारे उत्तर मिल जाते हैं, तो खतरा रहता है कि मेरे प्रश्न का समय कब आएगा। और मेरे साथ शंकर जी भी हैं, तो कुछ समय मैं शंकर जी को देता हूं। बाद में आपने जो बात कही है उससे मेरे मन में 3 प्रश्न उमड़ रहे हैं। थोड़ा समय शंकर जी लें, वो मैंने नोट कर लिए, वो मैं तीनों प्रश्न आपसे बाद में पूछूंगा। जरूर, स्वागत। जी धन्यवाद। अगर महाराज जी आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ राष्ट्रीय प्रश्न उठाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले चंद्र प्रकाश जी ने चूंकि मध्वाचार्य विद्यारण्य का नाम लिया, तो मैं समझता हूं कि पहले उस बात को पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि हम जिन महापुरुष की नगरी में हैं, बाबा गोरखनाथ, वह स्वयं उसी परंपरा से हैं जिसमें मध्वाचार्य हैं। बल्कि कहना चाहिए कि पूरी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, सबसे पुरानी वेद उपनिषद से लेकर आज तक, उसमें शस्त्र और शास्त्र, बल और विद्या, और ये दोनों का समागम हमेशा रहा है। और जो बाबा गोरखनाथ स्वयं इसके उदाहरण थे, और बहुत शायद कम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा स्वतंत्रता के बाद दिनों दिन अपने ही इतिहास से वंचित होती गई। इसलिए हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि हिंदू बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं कि पूरी हिंदू धर्म परंपरा में उसमें एक नारद सनत कुमार संवाद मिलता है। उसमें कहा गया है कि एक लाठी वाला 20 विद्वानों को मार के भगा सकता है। तो अब देखिए कि उस समय से, और बाबा तुलसीदास भी रामचरितमानस में भी लिख गए हैं, बल विद्या बुद्धि, पहले बल बोलते हैं, फिर बुद्धि, फिर विद्या। यहाँ तक कि वो अपने आराध्य राम के बारे में भी कहते हैं कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण गए हाथ। तो सिर्फ शास्त्र ही नहीं, शस्त्र भी। और ये संस्कृत भाषा का सौंदर्य है कि शास्त्र में ही शस्त्र निहित है। और बाबा गोरखनाथ स्वयं इसके उदाहरण है। बल्कि महाराज जी ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे कि नाथ संप्रदाय में ऐसे भी संत भी हुए हैं जिन्होंने राजा के निरंकुश और अयोग्य होने पर स्वयं शासन अपने हाथ में संभाला। और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल को फिर से राज्य मिला। कई ऐसे राज्य बने थे। मुझे लगता है उज्जैन का भर्तृहरि थे, उनका राज्य भी, वो भी गोरखनाथ के शिष्य थे। नेपाल के रत्न परीक्षित, वो भी गोरखनाथ के शिष्य थे। बंगाल के गोपीचंद, वो भी गोरखनाथ के शिष्य थे। और बप्पा रावल तो इतने प्रतापी हुए कि जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ते हुए ईरान की सीमा तक पहुंचाया। तो ये एक बड़ी लंबी भारतीय परंपरा है जिसमें शस्त्र और शास्त्र, विद्या और बल, और उसमें गुरु गोरखनाथ का एक विशिष्ट स्थान है, जिसके इससे पहले रामदास, शिवाजी, फिर गुरु गोविंद सिंह, जिनको संत सिपाही कहा जाता था। तो मैं समझता हूँ कि महाराज जी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। और जितना उन्होंने संक्षेप में और संकेतों में कहा कि जिस अवस्था में उन्होंने उत्तर प्रदेश का भार संभाला था, वो लगभग वही है जो नाथ संप्रदाय की परंपरा रही। तो और मैं समझता हूँ कि इसको देश विदेश के जो सचेत आलोचक हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ हिंदू परंपरा के तो नेता हैं, लेकिन एक विशिष्ट हिंदू परंपरा के नेता हैं। और उसमें वो स्मरण करते हैं, मैंने एक निबंध बहुत पहले पढ़ा था जब तुरंत ये मुख्यमंत्री बने ही थे, वो उन्होंने इसको ट्रेस किया महंत दिग्विजय नाथ जी से कि जिस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उसी समय फरवरी 49 में
उन्होंने यही राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए अपनी ओर से वह शुरुआत की थी। और उस आलोचक ने उनको महाराज जी को ट्रेस करके वहाँ से लिया कि ये हिंदू परंपरा के प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन एक विशिष्ट हिंदू परंपरा के प्रतिनिधि। तो चूंकि चंद्रप्रकाश जी ने वो बिंदु उठाया था, तो मुझे लगा कि चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है कि हमारी इतिहास शिक्षा कैसी हो गई है, ये बिंदु मुझे जोड़ना उपयुक्त लगा। मैं एक शब्द आप कहें तो और जोड़ दूं, इजाजत दे तो। शस्त्र शास्त्र ये शब्द तो जानते हैं, और जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो आखिरी से पहले का जो श्लोक है वो ये कि जिसने शस्त्र शास्त्र और नंद का उद्धार किया, नंद यानी क्या, दुष्टों का जिसने हनन किया, उसने अर्थशास्त्र की रचना की। तो ये तीन जिम्मेदारी हमारे राज्यकर्ताओं की रहती है कि शस्त्र का उद्धार करे, बल का, शास्त्र का, ज्ञान परंपरा का, और दुष्टों का जिसका आपने संकेत दिया। मुझे क्षमा करें आप। तो वो तो मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री बनने से यह सब काम हुए हैं जो इन्होंने संकेत में बताया महाराज जी ने। मैंने देखा है कि मंदिर में जब ये सांसद थे, और कई बार सांसद रह चुके हैं, मैंने देखा है कि लोग दूर दूर से मैली कुचैली गठरी लेकर के आते थे। सुबह 5 बजे से दर्जनों लोग लाइन में लगाए हुए हैं। क्या कहाँ आए हैं? तो महाराज जी से मिलना। छोटा छोटा काम, कोई नहीं सुन रहा है, तो आते थे। और मैंने देखा है कि वो सुबह में 2-3 घंटे बैठ करके यथासंभव सबकी समस्या का समाधान करते थे। तो इन्होंने इसका इंतजार नहीं किया कि जब मुझे सत्ता मिलेगी तो मैं करूँगा। तो ये नाथ संप्रदाय के एक आदर्श प्रतिनिधि के रूप में आपने बहुत जो काम किए हैं उससे लोग अवगत हो रहे हैं। मैं आपकी अनुमति से 2-3 राष्ट्रीय प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक तो जैसे आपने छल बल से धर्मांतरण के खिलाफ आपने अध्यादेश लाया, फिर आपने कानून भी बनाया, फिर आपने जिहाद के एक रूप के विरुद्ध भी आपने कार्रवाई की। फिर अब मुझे जहाँ तक स्मरण है कि जब आप सांसद थे तभी आपने ये जनसांख्यिकी अतिक्रमण की पर भी चिंता व्यक्त की थी, और जिस पर काफ़ी राष्ट्रीय मीडिया में विवाद हुआ था। तो मेरा जो विषय है इतिहास, राजनीति और देश विदेश की इस घटनाओं पर, मैं महसूस करता हूँ कि ये समस्याएं सिर्फ भारत की ही नहीं है, कई अन्य देश ठीक इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, और हमारे देश में भी इससे जुड़ी हुई और भी सब समस्याएं हैं। तो मेरा प्रश्न एक राष्ट्रीय दृष्टि से ये है कि वह जो मूल समस्या है जिससे ये सारी समस्याएं निकलती हैं, जिससे हम ही नहीं अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश भी जूझ रहे हैं, तो इस मूल समस्या पर भी आपने सोचा होगा। तो आप इसके बारे में देशवासियों को क्या आश्वस्त कर सकते हैं? क्योंकि मैं महसूस करता हूं, जो आपके आलोचक भी और मीडिया भी दिखाता है कि आप प्रांत के लिए आपने इतना काम किया, अंतिम आदमी तक को मदद की, लेकिन आपकी एक राष्ट्रीय छवि भी है, इसलिए लोग आपकी इन बातों पर आपका विचार सुनना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, ये हमारी प्राथमिकता रही है, और उससे जुड़े हुए जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जो इस मार्ग में बाधक थे, उनका एक एक करके समाधान भी किया गया। मैंने कहा ना, एंटी रोमियो स्क्वाड से हमने प्रारंभ किया, आज मिशन शक्ति के फेज 3 के अभियान के साथ हम जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1947 से 2017 के बीच इन 70 वर्षों में जितना महिला पुलिस कार्मिक थी, आज उनकी संख्या ठीक 3 गुनी हुई। लाभ क्या है? आज हम लोग हर ग्राम पंचायत एक महिला पीठ पुलिस अधिकारी की तैनाती करते हुए सप्ताह में 2 बार जाएंगी। वहां पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों का भी समाधान करेगी, और शासन से महिलाओं के स्वावलंबन और सम्मान से जुड़े हुए मुद्दों का भी समाधान करेगी, उनके बारे में उन्हें जागरूक करेगी। ये कार्य लगातार इस पर सरकार के स्तर पर यह प्रयास प्रारंभ हुआ। प्रदेश के अंदर कुछ मुद्दे थे, खासतौर पर जो मुद्दे थे उनमें से जिनके कारण कानून व्यवस्था अक्सर खराब होती, जैसे अवैध बूचड़खाने हमने प्रदेश के अंदर बंद करवाए,
जैसे प्रदेश के अंदर हमने जो ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के हमेशा चैलेंज होता था, अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां भी थी, हमने उसके लिए पहले ऑर्डिनेंस लेके आए, फिर हमने सख्त कानून भी बनाया। लव जिहाद का भी एक मुद्दा था। अब याद करिए कि केरल हाईकोर्ट 2009 में वहां की सरकार को आदेश की थी कि केरल जैसे स्टेट को लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट में बदल दिया। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने यूपी के अंदर इसके लिए व्यापक शोध करवाया, टीमें गठित की। सच्चाई क्या है? सच्चाई बोलने से, मेरे बोलने से सच नहीं हो जाएगा, या कोई व्यक्ति मुझे बोल रहा उससे भी मैं सच नहीं मानूंगा। मेरे पास डाटा होने चाहिए। और जब हम निष्कर्ष में पहुंच गए कि नहीं ये कानून बनना चाहिए, मैंने उसके खिलाफ भी कानून हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर बनाया। जनसांख्यिकी असंतुलन यह एक मुद्दा है, और हम लोगों ने भारत नेपाल बॉर्डर पर इस चिंता को आज से नहीं, आज से 20-25 वर्ष पहले भी इस मुद्दे को हमने उठाया। देखिए, आज भारत नेपाल बॉर्डर पर हम लोग ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एसएसबी भारत सरकार की रिजर्व फोर्स है, उसका है, और यूपी पुलिस का। ज्वाइंट पेट्रोलिंग हर एक गतिविधि पे नजर रखती है, तस्करी भी न होने पाए। नेपाल के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन किसी भी ऐसी गतिविधि को जो एंटी सोशल हो, एंटी नेशनल हो, इसको भी नहीं पनपने दिया जाना चाहिए। और एक जगह से शुरुआत हुई, मुझे लगता है इसका दायरा बढ़ेगा, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो भी यहां की आवश्यकता होगी, सरकार उसके अनुरूप कदम उठाएगी। कोई संकोच इस मामले में नहीं करेगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि सुरक्षा प्राथमिक शर्त है, सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं। महाराज जी, एक और गंभीर प्रश्न है जो मतलब सोशल मीडिया में तो हम लोग उठाते हैं और चर्चा भी होती है, और एक तरह से वो छिपा रहता है। सेकुलरिज्म का जो स्वरूप हमारे देश में धीरे धीरे विकसित हुआ, और वो लगभग अब सेकुलर लोग भी मानते हैं कि इसको एक हिंदू विरोधी अर्थ दे दिया गया। ऐसा सेकुलरिज्म यूरोप में नहीं है जो भारत में चलता है, और हिंदू समाज एक तरह से सेकेंड ग्रेड सिटीजन जैसा बन गया है। उसका सबसे जो बड़ा उदाहरण है वह है कि हिंदू समाज को अपने मंदिर और अपनी शिक्षा पर वो अधिकार नहीं है जो गैर हिंदू समुदायों को है, और इसीलिए जो हिंदू मठ मंदिर हैं वो शिक्षा में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हमारा कारोबार होगा तो कभी भी अगर सरकार अनफ्रेंडली हुई तो उस पर कब्जा कर लेगी, और ऐसे बहुत उदाहरण भी हैं। ऐसी स्थिति चर्च के साथ या मस्जिदों के साथ नहीं है। वो अपने मदरसे मरकज फैला सकते हैं, चर्च अपने मिशन स्कूल कॉलेज सब खोल सकते हैं, उन पर कोई आँच नहीं है। बल्कि जो शिक्षा का अधिकार कानून आया उसमें भी एक तरह से हिंदू वंचित वर्ग के रूप में है। तो इसका परिणाम ये हुआ है जो आप तो जानते ही हैं कि रामकृष्ण मिशन और इस तरह के बहुत से बड़े बड़े हिंदू संगठन जिसकी स्थापना ही महान हिंदुओं ने की थी, वो अपने आप को हिंदू कहलाना नहीं चाहते। और उसका कारण यही है कि उनको लगता है कि हम एक डिसएडवांटेज स्थिति में पहुंच जाएंगे, और इसी का रूप ट्राइबल्स पर भी दिखाई पड़ रहा है। जनजातीय लोग में, जैसे सरना है झारखंड में या अरुणाचल में दोनियो पोलो है, उनको लगता है कि अगर हम गैर हिंदू कहलाएं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इससे ऐसी स्थिति हो रही है कि हिंदू कहलाने से बचने की प्रवृत्ति हुई है। तो ये साफ साफ लगता है कि इस देश की जो पहचान रही है हमेशा से, वही समुदाय अगर सेकेंड ग्रेड लीगल हो गया, लीगली सेकेंड ग्रेड सिटीजन में बदल रहा है, और इस पर जो जिनसे आशा थी कि वो कुछ करेंगे, वो अभी उस पर चुप रहते हैं। तो चूंकि आपकी वो छवि है
कि आप हिंदू हितों के लिए भी लड़ते रहे हैं, यहाँ तक कि इसके लिए आप अपने राजनीतिक सहयोगियों तक से बीच बीच में मुठभेड़ लेते रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस विषमता को कब दूर किया जाएगा? देखिए, भारत की गुरुकुल की प्रणाली भारत के मठ और मंदिरों से जुड़ी हुई और बहुत अच्छा कार्य देश के मठ मंदिरों ने किया है। देश के अंदर शिक्षा के प्रचार प्रसार में और उसके माध्यम से देश के विकास को लेकर के, आध्यात्मिक को लेकर के सरकार उसको लेकर के हर संभव प्रयास कर रही है। और हम लोगों ने तो प्रदेश के अंदर इस प्रकार के नियम भी बनाए हैं कि अगर कोई मठ मंदिर आधुनिक शिक्षा को लेकर के या संस्कृत शिक्षा को या वैदिक शिक्षा को लेकर के कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो सरकार उसको पूरा सपोर्ट करे। हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको एक पॉलिसी के दायरे में ला करके सभी लोगों को एक जैसी व्यवस्था के साथ जोड़ने की तैयारी हम लोग पहले ही कर चुके हैं और उसमें बहुत अच्छे ढंग से चीजें आगे बढ़ रही हैं। हमें मान के चलना चाहिए। देखिए, आज के दिन पे मेरा एक मानना है कि व्यक्तिगत आस्था का विषय व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन हम उस पर जबरन दूसरे पे थोपने का प्रयास नहीं करते। अपनी आस्था को दूसरों पे जब भी हम थोकेंगे संघर्ष होगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब हम देखें तो हम सबका एक ही धर्म होना चाहिए, वो राष्ट्र धर्म होना चाहिए। और राष्ट्र धर्म के दर हम लोग कभी न चर्चा करें न कुछ करें। भारत के मत पंथ संप्रदायों ने हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि माना। और यही कारण है कि राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानने का ही परिणाम है कि हर एक व्यक्ति ने अपने या मत और संप्रदाय ने अपने व्यक्तिगत अहंकार को समाप्त करके देश के हित में जब भी आवश्यकता पड़ी योगदान दिया। कुंभ जैसे पर्व इसके उदाहरण है। आज से 100 साल पहले क्या होता था? पहले स्नान करने के लिए संघर्ष होता था। आज सभी अखाड़ों ने, मत और पंथ संप्रदायों ने सारे विवाद बैठ के सुलझाए। कहा नहीं, हमारी एकता ये राष्ट्रीय एकता के समान है और राष्ट्र की एकता को बनाए रखना है। मुझे लगता है अगर हिंदू मत पंथ संप्रदाय इसको मानते हैं तो सभी लोगों को इस बारे में मानना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र धर्म पहला है, उसके बाद फिर सभी मत पंथ संप्रदाय और मजहब हो सकते हैं। ये भाव पैदा हो जाए, आजादी के तत्काल बाद एक भाव पैदा हो सकता है। आजादी के बाद लोगों ने वोट बैंक बनाया। ये वोट बैंक की राजनीति इस देश के पुण्य क्षति की है, समाज के पुण्य क्षति की है। उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की नीति ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका है, अराजकता की आग में झोंका है, यहाँ के विकास को बाधित किया है। जिस राज्य में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता थी उसको देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था बना के रख दिया। जिस प्रदेश में सबसे अधिक युवा देश के हैं उस देश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। हमने 5 सालों में पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने का भी काम किया है। 6ठी अर्थव्यवस्था से नंबर 2 अर्थव्यवस्था में लेके आए हैं और अब भी नंबर 1 की यात्रा प्रारंभ हुई है। और मेरा मानना है नंबर 1 की यात्रा के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर वह सभी क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा इसकी हर भारतवासी तमन्ना रखता है। योगी जी, मैं बहुत ही सीधे प्रश्न बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय बहुत कम है और लोग आपको सुनना चाहते हैं। मेरा पहला प्रश्न, क्या जो इस समय प्रदेश में मुफ्त राशन की योजना है क्या वो चुनाव तक सीमित है या चुनाव के बाद जारी रहेगी या समाप्त हो जाएगी? देखिए चंद्रप्रकाश जी, आप इस बात को देखते हैं कि कोरोना कालखंड में चुनाव तो जनवरी फरवरी 22 में हो रहे हैं। हम लोग योजना चला रहे हैं मार्च 2020 से, यानी अप्रैल से हम लोग खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। 2 वर्ष से लगातार योजना चल रही है।
और चली नहीं रही है। देखिए इस समय तो राशन की योजना होगी। हम लोगों ने शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन था, प्रदेश के अंदर 54 लाख पटरी व्यवसायी, कुली, पल्लेदार, प्रवासी कामगार, श्रमिक, इन सभी लोगों को भरण पोषण भत्ता भी दिया। कार्य प्रभावित हुआ, सरकार उनके साथ खड़ी। संकेत। इसके अलावा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश के हर प्रवासी और निवासी श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के रूप में 2 लाख की बीमा का कवर भी दिया और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया। वर्तमान में हम लोग 3 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता भी दे रहे हैं। राशन ही नहीं है, वह भी दे रहे हैं। और महामारी के दौरान सरकार के द्वारा उनके साथ खड़ा होना, उनकी पीड़ा के साथ खड़ा होना, ये लोक कल्याण का पक्ष चुनाव की राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है, पहले से चला आ रहा है, हम लोग कर रहे हैं। कोरोना के साथ योजना शुरू हुई थी और अभी तो योजना आगे भी है, क्यों नहीं तक ये तो एक झलक थी। अभी सरकार का प्रस्ताव ये भी है, होली और दीपावली पे उज्ज्वला योजना के हर कार्ड धारक को, हर पात्र परिवारों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे सरकार उनकी पीड़ा के साथ खड़ी है। हम लोगों ने वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए, समाजवादी पार्टी ने उनकी पेंशन रोक दी थी, हमने उनके लिए पेंशन शुरू की, फिर से बहाल किया, उस राशि को बढ़ाया, 12,000 रुपए सालाना 1 करोड़ परिवारों को हम दे रहे हैं वर्तमान में। समय के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी भी होगी। देखिए सरकार की मंशा केवल वोट बैंक, ये वोट बैंक बनाने के उद्देश्य से नहीं, लोक कल्याण भाव के साथ उनके सरकार उनके सुख दुख में सहभागी बनेगी और उनकी समस्या का समाधान करेगी। सरकार उसी उद्देश्य से इसको चला रही है। मैं 2 छोटे सवाल तुरंत रख देता हूं क्योंकि कार्यक्रम पूरा करने का संकेत हो गया है। जो खोमचे वाले हैं, रेवड़ी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो सड़कों पर बैठकर अपनी जीविका कमाते हैं, और ऐसा देखने में आया है कि पुलिस प्रशासन कुछ भ्रष्ट होता है, उनसे अपेक्षा रखता है कि शासन के और आपकी दृष्टि में इसके लिए क्या उपाय हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, आजादी का अमृत महोत्सव है, आप फिल्म सिटी के निर्माण की बात कर रहे हैं। पिछले 75 वर्षों में हमने इतिहास के बहुत सारे नायकों को भुला दिया जो जनजातीय समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अमृत महोत्सव के बाद हम भारत के उन भूले बिसरे नायकों को सिनेमा में या सार्वजनिक जीवन में उनकी कथाएं सुनेंगे, उन पर पुस्तकें देखेंगे या उन पर सिनेमा देख सकेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जैसे पटरी व्यवसायियों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कोरोना कालखंड के अंदर उनके काम धंधे प्रभावित हुए थे, उन सबको 10,000 रुपए तक की इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था ये प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 8 लाख पटरी व्यवसायी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरा, उनके व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था। देखिए, वह शोषण का शिकार क्यों होता है? जब सड़कों पे जहां तहां वे लोग लगाते हैं तो उसी में बहुत सारे लोगों को वसूली करने का अवसर मिलता है। उनका एक व्यवस्थित पुनर्वास हो, सड़कें भी अतिक्रमण से मुक्त रहे, लेकिन साथ साथ उनकी आजीविका पर भी असर न पड़े। उसके लिए खुले स्थान, उत्तर प्रदेश में हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने 64,000 हेक्टेयर लैंड भूमाफियाओं से, यानी जो सत्ता के संरक्षण में प्रदेश की जमीनों पर कब्जा करते थे, ऐसे भूमाफियाओं से कब्जे से मुक्त कराई।
और फिर ये शहर में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। फिर वहां पर व्यवस्थित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जिन गरीबों के पास मकान नहीं, उनको जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं, दिए गए, लाखों लोगों को दिए गए हैं। और शहरी क्षेत्र में गरीबों को हो या फिर पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था, ये काम उत्तर प्रदेश के अंदर धड़ल्ले से चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार हुआ है, आप याद करिए, देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। देखिए गांवों में आप अगर देखेंगे, गांव जहां बसा हुआ है उस जमीन की भूमि किसी के, कोई उसका मालिकाना अधिकारी नहीं होता है। उस जमीन का वास्तविक जो मालिक होता है वह ग्राम पंचायत होती है। अब किसी गरीब का घर उजड़ जाता है तो उस बेचारे को बाद में दबंग लोग मकान नहीं बनाने देते। अब आश्चर्य करेंगे कि प्रदेश में 23 लाख से अधिक परिवारों को अब तक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अपने घर की जमीन का पक्का कागज मिल गया जो उनके नाम से हो गया है। ड्रोन सर्वे के आधार पर होता है, ड्रोन सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर गांव की खुली बैठक होती है और खुली बैठक में प्रस्ताव लिए जाते हैं और फिर सबकी सहमति के आधार पर वहां पे बकायदा चूना डाल करके उसका सर्वे होता है, हर गांव में हर घर का। 23 लाख परिवारों को अब तक अधिकार दिया जा चुका है। यूपी में नंबर 1 पर है देश के अंदर और आने वाले समय में हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक देश के नायकों के सम्मान की बात है, ये तो विडंबना ही कही जाएगी। देखिए देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 तीर्थों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। राष्ट्र नायकों को सम्मान कैसे होना चाहिए, अमृत महोत्सव में उन ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सम्मान दिया जा रहा है ये सबके सामने है और बकायदा इसके लिए अभियान चल रहा है। यह वर्ष चोरी चोरा की घटना का शताब्दी वर्ष भी है। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी। ये फरवरी माह है, ठीक 100 साल पहले चोरी चोरा की घटना घटित। शताब्दी महोत्सव का आयोजन हम लोगों ने किया था, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। समापन के कार्यक्रम में मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं भागीदार हो पाया था, हमारी राज्यपाल महोदय उसके साथ जुड़ी थी। हर एक स्मारक का सुंदरीकरण, हर एक जगह स्मारक का सम्मान होना, वहां कार्यक्रम आयोजित होना, राष्ट्रधुन बजना। और यह पहली बार हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर की तिथि तय होना, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया। पाठ्यक्रमों का हिस्सा ये सभी महापुरुष बन सके, राष्ट्रनायक बन सके, इस पर विस्तृत कार्य योजना बन रही। यूपी में हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर पाठ्यक्रम में इन सभी महापुरुषों को जोड़ा है। और फिल्म सिटी बनने पर, यूपी की बनने वाली फिल्म सिटी अभी से हलचल है और आप देखना जिस दिन यूपी की फिल्म सिटी बनेगी दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी होगी। ये केवल यूपी की नहीं होगी, दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी होगी। और इसमें लोक परंपरा, लोक संस्कृति और लोकल कलाकारों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। योगी जी, हम लोग का समय समाप्त हो चुका है। आपने हम लोगों को ये समय दिया और एक सार्थक चर्चा हम आपके साथ कर सके, इसके लिए मैं दूरदर्शन की ओर से और हम दोनों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, आप दोनों महानुभावों को गोरखपुर आगमन पर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूरदर्शन की इस कॉन्क्लेव के दूरदर्शन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।